हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी पर फोकस्ड होगा और आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए इस चैप्टर पर डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स को लेकर के जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स ये शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आता है, जो ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से बना हुआ है। ओइकोनोमिया जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, ओइकोस और नॉमस। ओइकोस की बात करते हैं तो ओइकोस का अर्थ होता है घरेलू और नॉमस का अर्थ होता है प्रबंधन। अर्थात ओइकोनोमिया की जब बात करेंगे तो ओइकोनोमिया यानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट अर्थात घरेलू प्रबंधन। इकोनॉमिक्स थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है जो संबंधित होती है कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस से संबंधित, और इसी का एप्लीकेशन जो होता है वो इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। यानी उसका अप्लाइड नॉलेज जो होता है वो इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है, जो हर कंट्री के लिए अलग अलग हो सकती है। ये चीज़ यहाँ पे जानना रहेगा। जब एडम स्मिथ जी का जन्म होता है 1723 ईस्वी में स्कॉटलैंड में, तो वहाँ पर जो इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। एडम स्मिथ जी जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक की रचना 1776 में उन्होंने प्रकाशित कराई, और वेल्थ ऑफ नेशन इसी में उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देते हुए कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। जैसे एडम स्मिथ जी ने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो वहीं पे जॉन मार्शल ने वेलफेयर के आधार पर अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। और 19वीं सेंचुरी से पहले अर्थशास्त्र को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता था, और 19वीं सेंचुरी के बाद अगर हम बात करते हैं तो जॉन मार्शल के द्वारा इसे इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि जब भी हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स आखिर क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। यानी इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स वो पूरी तरीके से थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर आधारित एक ब्रॉड लेवल का कॉन्सेप्ट है जो बेस्ड होता है किस पे? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड पब्लिक फाइनेंस जैसी एक्टिविटीज जो इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकती हैं, बिजनेस लेवल पर भी हो सकती हैं। यानी इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और किसी कंट्री के लेवल पर जब यही एक्टिविटी अप्लाइड रूप से लागू की जाए तो वो इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया, इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन of goods and services within a country or region। इकोनॉमिक्स का वह रूप जो किसी एक कंट्री में इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए सिस्टम जनरेट करता है वो इकोनॉमी कहलाता है, और थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर जब इसकी बात की जाए तो वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां साफ तौर पे लिखा हुआ है मोस्टली इन्वॉल्व्स थ्योरी एंड प्रिंसिपल। यानी इकोनॉमिक्स जो होती है इसमें थ्योरी और प्रिंसिपल को महत्व दिया जाता है, जबकि इकोनॉमी के अंतर्गत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी कंट्री लेवल पर या किसी रीजन लेवल पर जब लागू किया जाए तो उसे इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ये चीज यहां पे ध्यान रखिएगा। आगे चल करके स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं 1933 में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। 1933 में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट उसका जाना जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट उसका कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रणेता माने जाते हैं यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रणेता माने जाते हैं एडम
स्मिथ। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्रेडिट जाता है किसको? एडम स्मिथ जी को जाता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ जी ने कहा इसको प्राइस थ्योरी, इसको उन्होंने जिस नाम से संबोधित किया वो कहलाता है क्या? प्राइस थ्योरी, अर्थात मूल्य सिद्धांत या कीमत सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्रेडिट जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को। कीन्स जिन्होंने एक किताब लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और इसी किताब में जॉन मेनार्ड कीन्स ने यह बताया कि मंदी की समस्या का समाधान अर्थव्यवस्था में छिपा है और तभी से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अलग अलग कंट्री के लिए वैल्यूएबल हो जाती है। ठीक है, तो यहां इस चीज को ध्यान में रखिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कीन्स के द्वारा, इसका क्रेडिट कीन्स को जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्रेडिट जाता है किसको? एडम स्मिथ को। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से बनी हुई है। इसमें इकोनॉमिक्स के स्मॉल लेवल पर स्टडी को महत्व दिया जाता है, जैसे कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, है ना, या फिर यहाँ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूटिलिटी, मार्केट, इनको इंडिविजुअली रूप पर कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए, प्राइस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल रूप पर स्मॉल लेवल पर इसकी स्टडी की जाती है, वो कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब ब्रॉड लेवल पर इसकी स्टडी की जाए तो उसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो शब्द जो बना है ये ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लार्ज। इसके अंतर्गत हम अगर नेशनल इनकम, जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, या फिर हम वहां पर अगर इसके अंतर्गत इन्फ्लेशन, बजट, इस तरह के चैप्टर्स को डिस्कस करें तो ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स की ऑल रिक्वायरमेंट इसमें शामिल हो जाएगी। तो ये ब्रॉड स्टडी पर फोकस होता है और ये स्मॉल लेवल पर स्टडी करने के बारे में बात करता है। दोनों में अगर की पॉइंट्स के आधार पर कुछ डिफरेंस की हम बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल मार्केट ओरिएंटेड होता है जबकि ये होल इकोनॉमी पर फोकस होता है, राइट। इसके अंतर्गत इंडिविजुअल मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्ट को जब हम पढ़ेंगे तो कॉस्ट से संबंधित बातों को जानेंगे, प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो प्रोडक्शन से संबंधित बातों को हम इसके अंतर्गत जानने का प्रयास करते हैं। तो ये इंडिविजुअल मार्केट पर आधारित होती है और ये होल इकोनॉमी पर आधारित होती है। वहीं पर इसके अंतर्गत इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स का प्रभाव इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ इन्फ्लेशन यानी जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन को जैसी स्थितियों को महत्व दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेबर मार्केट के रूप में महत्व दिया जाता है, जबकि इसके अंतर्गत बात करें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को फोकस किया जाता है। वहीं पे यहां आप ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को इसके अंतर्गत महत्व दिया जाता है, यानी उपभोक्ता का व्यवहार किस तरीके से चल रहा है उसको यहां पे महत्व दिया जाता है, जबकि यहां पे एग्रीगेट डिमांड को वैल्यू दी जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल सप्लाई ऑफ गुड्स को फोकस किया जाता है, जबकि यहां पर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी को इसके अंतर्गत महत्व दिया जाता है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा 1933 में जब इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड हुई तो किसके नेतृत्व में इसको डिवाइड किया गया? तो रेगनर फ्रिच के नेतृत्व में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में 1933 में डिवाइड किया गया। एक पार्ट उसका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन हम बात करते हैं तो बात आ जाती पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। हमेशा आप ध्यान रखिएगा जब भी अर्थशास्त्र में कोई भी निर्णय डेटा और फैक्ट्स के आधार पर लिया जाए, डेटा और फैक्ट्स के आधार पर लिया जाए तो वो अर्थशास्त्र कहलाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। उसको क्या कहते हैं? सकारात्मक अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं, यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के रूप में जानते हैं। और आप यहां पे ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए लिखा हुआ है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन डेटा एंड
फैक्ट्स। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मूल्यों को महत्व देती है। ये क्या करती है? ये ओपिनियंस, सुझाव, मूल्य, आदर्श, इन चीजों को ये महत्व देती है, क्योंकि नाम ही है आदर्शात्मक। तो ये जो है ये इन बातों को सबसे ज्यादा फोकस करती है। यानी जब इकोनॉमिक्स में वैल्यूज के आधार पर, सजेशंस के आधार पर डिसीजन लेने की बात आती है तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के रूप में जानी जाती है। और जहां पर डेटा और फैक्ट्स को महत्व देते हुए डिसीजन लेने की बात आती है वो कहलाती है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डिस्क्रिप्टिव लेवल पर काम किया जाता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो नैरो लेवल पर यानी संकीर्ण स्तर पर यहां पे बात की जाती है और यहां पर बृहद लेवल पर बात की जाती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक्सप्लेन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसके अंतर्गत जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किन कारणों से हुआ, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर पूरी तरीके से कॉजेज और इफेक्ट, कारण और प्रभाव को पूरी तरीके से फोकस किया जाता है और उसके संबंध के आधार पर यह ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है या हो रहा है। यहां पर पॉस वैल्यू कंक्लूजन की बात की जाती है, यानी क्या वहां पर मूल्य थे और उन मूल्य का क्या निष्कर्ष निकला, उसको महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये सब्जेक्टिव होता है। इसके साथ साथ बात करें यहां पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कहा जाता है व्हाट एक्चुअली इज, इसमें बात की जाती है व्हाट एक्चुअली इज, और यहां पे बात की जाती है आस्क व्हाट ऑट टू बी, आस्क व्हाट टू बी, ठीक है। ये चीज फोकस की जाती है। साथ ही साथ यहां पे ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड और प्रूव्ड। भाई जब जो कोई चीज डेटा और फैक्ट्स के आधार पर होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां जो भी स्टेटमेंट जारी किया जाएगा वो पूरी तरीके से प्रूव होगा, है ना। उसमें किसी प्रकार की कोई भी वहां ऐसी गुंजाइश ही नहीं बनेगी कि भाई ये तो बस आइडियोलॉजी के आधार पर दे दिया गया, जी नहीं, वो पूरी तरीके से प्रूव होगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट पूरी तरीके से टेस्टेड होगा। लेकिन यहां पे स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेस्टेड, यहां पर जो स्टेटमेंट रिलीज होगा वो टेस्टेड नहीं होगा। साथ ही साथ यहां पे अगर बात करते हैं तो ये डिस्क्राइब इकोनॉमिक इश्यूज, ये अर्थ के जो अर्थव्यवस्था के मुद्दे हैं उनको ये प्रॉपर तरीके से उनका विश्लेषण करता है और ये प्रोवाइड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन वैल्यू, और ये क्या करता है मूल्य के आधार पर समाधान को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। स्टूडेंट्स यहां पे आप ये ध्यान रखिएगा जब भी आपसे बात की जाए इकोनॉमिक्स की, क्योंकि अभी तक जो मैंने डिस्कस किया मैं उसको 2 मिनट में समराइज कर दूं, जब भी बात की जाए इकोनॉमिक्स की तो आप ये ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी एंड प्रिंसिपल विच बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। और इसी का एप्लीकेशन जो होता है वो कहलाता है क्या, इकोनॉमी। देन उसके बाद जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स कैटेगराइज इन 2 पार्ट, फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ इसके प्रणेता माने जाते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो कीन्स इसके प्रणेता माने जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के छोटे छोटे हिस्सों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के बृहद स्वरूप के अध्ययन की बात की जाती है, यानी इसमें होल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात आती है। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जब भी बात आए तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा डेटा और फैक्ट्स पर आधारित इकोनॉमिक्स कहलाती है क्या, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वैल्यू और सजेशंस पर आधारित इकोनॉमी कहलाती है क्या, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और पॉजिटिव इकोनॉमी व्हाट एक्चुअली इज पर आधारित होती है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमी व्हाट ऑट टू बी पर आधारित होती है। इसमें जो भी सॉल्यूशंस की बात की जाती है वो वैल्यूज के आधार पर की जाती है, और इसमें इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करके फिर सॉल्यूशन की बात फैक्ट्स के आधार पर की जाती है। यहां जब हम आपसे बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स यहां कौन कौन सी हैं उसको लेकर के अगर बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा
तीन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स मुख्य रूप से होती हैं। नंबर एक जो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, नंबर दो हाउ टू प्रोड्यूस, एंड नंबर तीन फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। यहां पे जब भी एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन करने की बात सोचता है तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन। किसी भी वस्तु के उत्पादन में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। और 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर आप प्रोडक्शन के तौर पे जाने जाते हैं। तो यहां पर क्या उत्पादन किया जाए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है, तो क्या उत्पादन किया जाए, इसमें हमको ध्यान में रखना होगा मार्केट की डिमांड, यानी प्रोडक्शन बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड। अगर एंटरप्रेन्योर इस लाइन को ध्यान में रखता है कि हम जिस चीज का उत्पादन कर रहे हैं मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वैसी सिचुएशन में क्या उत्पादन किया जाए जैसी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद कैसे उत्पादन किया जाए, इसमें टेक्नोलॉजी और लेबर, इसके बीच बैलेंस को स्थापित करके एंटरप्रेन्योर वहां पे क्या कर सकता है, पूरी तरीके से उत्पादन को मैनेज कर सकता है। देन अगर हम बात करें किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो यहां पर अपने कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर इनकम के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्शन को फोकस किया जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर पूरी तरीके से उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है और वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। मींस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम जो हैं उसमें आप पहली ध्यान रखिएगा, क्या उत्पादन किया जाए, इट इज बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड। दूसरा, कैसे उत्पादन किया जाए, इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस बिटवीन लेबर एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इट इज फोकस्ड ऑन कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर इनकम एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, ये चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पे बात आ जाती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आखिर ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना वक्र, अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं के बीच उत्पादन की संभावनाओं को वो पूरी तरीके से प्रदर्शित करने का काम करता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये साफ तौर पे दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है, जिसके लिए ये कर्व तैयार किया जाता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, इस कर्व के अंतर्गत जिन जिन बातों को फोकस किया जाता है उसके अंतर्गत अगर बात करें तो ये कर्व दो वस्तुओं के बीच उत्पादन की संभावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करने का काम करता है। साथ ही साथ यह वक्र संसाधनों की सीमाओं को दर्शाता है कि किस संसाधन को किस सीमा तक यूज करेंगे तो प्रोडक्शन में किस सीमा तक बदलाव आएगा। राइट, तो जब भी आपसे पूछा जाए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या शो करता है, तो आप बताना कि दो वस्तुओं के बीच उत्पादन की संभावनाओं को यह प्रदर्शित करता है और यह बताता है कि यहां पर संसाधनों को किस लिमिट तक प्रयोग किया जाए तो उत्पादन में किस लिमिट तक परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ यह वक्र उत्पादन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए संसाधनों के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर बल देता है। यह साफ तौर पे कहता है कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वैसी सिचुएशन में उससे संबंधित जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम लेवल तक यूटिलाइज करना है, यानी अधिक से अधिक उसका यूटिलाइजेशन आपको करना है। नतीजा वहां पे क्या हो जाएगा, उस वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये चीज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो प्रोडक्शन बिटवीन टू गुड्स, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट, जिस वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है उस वस्तु का
हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसोर्सेज हम पूरी तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ये चीज यहाँ पे शो किया जाता है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, बात आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, औसत लागत, पहली चीज कॉस्ट होती क्या है हम इसको जान ले, फिर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बात करें। कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, किसी वस्तु उत्पादन प्रक्रिया के दौरान खर्च होने वाली कुल लागत, कुल व्यय को लागत कहा जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान खर्च होने वाले कुल व्यय को क्या कहा जाता है, लागत कहा जाता है। कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे होते हैं उस दौरान जो हम कुल खर्च करते हैं वही कहलाता है क्या, कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पे बात आ गई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक प्रॉफिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सैक्रिफाई कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव का उपयोग कर रहे होते हैं तो वैसी सिचुएशन में हम कुछ चीजों के साथ सैक्रिफाई भी करते हैं। तो जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक प्रॉफिट। यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, व्हाट वन सैक्रिफाई ऑब्लिक व्हाट वन गेन। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में जाना जाएगा। देन हम आपसे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, और जब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात करते हैं तो इसमें हमें ध्यान देना होता है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, साथ ही साथ मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। राइट, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके लिए ये एक चार्ट आपके सामने शो किया जा रहा है। और इसमें जब हम बात करते हैं तो आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि एक होती थी इकोनॉमी जो प्राचीन काल में ट्रेडिशनल पैटर्न पर आधारित होती थी। ठीक है, जो एक छोटे मोटे कबीले में काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती थी और ट्रेडिशनल पैटर्न पे जहाँ इथिक्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। फिर उसके बाद मार्केट इकोनॉमी आती है, कमांड इकोनॉमी आती है और फिर आती है क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। मार्केट इकोनॉमी को आप मान सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी को आप मान सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, और कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों को मिला करके बनती है क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इन इकोनॉमिक्स को हमने यहां पे टैली करने के लिए ये चार्ट आपके सामने पेश किया है। यहां ध्यान रखिएगा, हु मेक्स इकोनॉमिक डिसीजन, यानी जब यहां पर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी की बात आती है या फिर मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, यहां पे ट्रेडिशनल इकोनॉमी, तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी के अंतर्गत हु मेक्स इकोनॉमिक डिसीजन, तो यहां पे कस्टम्स गवर्न्स डिसीजन। जो उस कबीले के रीति रिवाज होंगे उन रीति रिवाजों के आधार पर वहां पे क्या किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। जबकि बिजनेस एंड कंज्यूमर्स, बिजनेस एंड कंज्यूमर्स इसका मतलब क्या, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग और कंज्यूमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर क्या किया जाएगा, डिसीजन लिए जाएंगे। अर्थात ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जो डिसीजन लिए जाएंगे वो उस कबीले के, उस समुदाय के, उस समूह के रीति रिवाज, इथिक्स, इन सब को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। जबकि मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत बात करते हैं तो इसमें बिजनेस एंड कंज्यूमर्स के हिसाब से वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। और वहीं पे कमांड इकोनॉमी की बात करेंगे तो ये सेंट्रलाइज होता है गवर्नमेंट पे, यानी गवर्नमेंट वहाँ पर डिसीजन लेती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलकर के डिसीजन लेते हैं। यहां पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये फोकस कर रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और वो फोकस कर रहा है किसको, सोशलिस्ट इकोनॉमी को। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी को मिला करके कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि आप जानते हैं इंडियन इकोनॉमी का नेचर क्या है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। कैपिटलिज्म इकोनॉमी बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड सोशलिज्म इकोनॉमी बेस्ड ऑन पब्लिक वेलफेयर।
प्रॉफिट सेंटर्ड सेक्टर जो होता है प्राइवेट सेक्टर होता है, और पब्लिक वेलफेयर सेंटर्ड जो सेक्टर होता है वो पब्लिक सेक्टर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इन्हीं दोनों को मिला करके जो प्रेजेंट टाइम में हमारी इकोनॉमी जिस मॉडल पर कोएग्जिस्ट कर रही है उसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ट्रेडिशनल इकोनॉमी हमने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्यों, क्योंकि हमें प्राचीन कालीन व्यवस्था को भी जानते हुए आगे बढ़ना है। जब हमें इतिहास में अच्छी जानकारी होगी तो हमें वर्तमान को अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलेगी। यहाँ पे व्हाट इज द गवर्नमेंट्स रोल इन द इकोनॉमी, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट रोल नहीं होता है। जो समुदाय का मुखिया होता है वही सब कुछ निर्धारित करता है। और यहाँ पे अगर बात करें नो गवर्नमेंट रोल रन एन इंडिविजुअल हैंड्स, यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत बात करें तो वहाँ गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम रखने का प्रयास किया जाता है, जबकि यहाँ दे मेक ऑल द डिसीजन। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत पूरी तरीके से सभी डिसीजन किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा। और मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ, दोनों मिलकर के, यानी टेक केयर ऑफ पीपल्स नीड, रोड, स्कूल्स एंड मिलिट्री, इस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पे दी जाएंगी। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत जो भी डिसीजंस होंगे या जो भी वहाँ पे रोल होगा इकोनॉमी में वो इन दोनों को मिला करके किया जाएगा। व्हाट मोटिवेट्स द इकोनॉमी, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो होती है इसको कौन मोटिवेट करता है, पीपल वांट्स टू डू व्हाट पास्ट जनरेशन हैव डन, यानी जो पहले की जनरेशन थी उसने किस प्रकार से कार्यों को पूरा किया उससे उनको मोटिवेशन मिलता था और फिर वो अपने कार्यों को वर्तमान में पूरा करने का प्रयास करते थे। जबकि यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट, यानी मार्केट में डिमांड और सप्लाई ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्या करती हैं, उसको मैनेज करने का काम करती है। यहाँ अगर बात करते हैं द गवर्नमेंट, यानी पूरी तरीके से कौन, गवर्नमेंट मोटिवेट करती है। और यहाँ पे द मार्केट प्लेस एंड द बायर एंड सेलर्स, ये यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट बात करें हाउ आर रिसोर्सेज एलोकेटेड, तो रिसोर्सेज आर डिवाइडेड आउट बाय व्हाट द पास्ट और एल्डर हैव डन, जो बड़े बुजुर्गों ने जो कार्य किया उसके आधार पर संसाधनों का वितरण इस इकोनॉमी में किया जाता था। जबकि यहाँ पे रिसोर्सेज आर गिवन टू वन हु पेज द गिवन प्राइस सेट बाय द मार्केट डिमांड, बाजार की मांग के अनुसार जिसने उचित मूल्य दिया उसको संसाधन यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। जबकि इसमें द गवर्नमेंट डिक्टेट्स विच रिसोर्सेज विल बी यूज्ड व्हेन एंड वेयर, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा संसाधन कहां पर और कब यूज किया जाएगा। और जब मिक्स्ड की बात आती है तो इनमें दोनों को शामिल कर लिया जाता है। यहां पे अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, इज द लेवल ऑफ कंपटीशन हाई और लो इन द इकोनॉमी, इसकी जब बात करें तो आप जानते हैं कबीले में आपस में कोई ऐसा खास कंपटीशन होता नहीं था, यानी वेरी लो। यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी में बात करेंगे कंपटीशन का लेवल क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। यहाँ पे बात करेंगे लो होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हाई भी हो सकता है और वहीं पर साथ में लो भी हो सकता है, यानी हाई एंड लो बोथ हो सकता है। लेकिन फिर भी आज की इकोनॉमिक मॉडल को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा हाई कंपटीशन को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक सेक्टर आखिर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंतर्गत जब भी बात करेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 3 सेक्टर मुख्य रूप से इकोनॉमी में होते हैं। वैसे तो 5 होते हैं, क्वार्टनरी और क्विनरी सेक्टर, लेकिन जीडीपी के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर के रूप में काउंट किया जाता है वो होता है 3 सेक्टर, जिनको हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब जब सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 सेक्टर आते हैं।
एक आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये जो सेक्टर होता है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइडर सेक्टर होता है। जितना भी रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम प्राइमरी सेक्टर का होता है। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, जहां पर इस सेक्टर को इसीलिए नाम दिया जाता है इंडस्ट्री सेक्टर। इसको इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से जानते हैं। और इंडस्ट्री सेक्टर में जब प्रोडक्शन होता है देन उसके बाद टर्सरी सेक्टर में प्रोडक्ट जाता है, और यहां पर इस सेक्टर को कहा जाता है सर्विस सेक्टर। स्टूडेंट्स, यहां पे आप ये ध्यान रखिएगा, जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है तो सर्विस सेक्टर का है, और सबसे ज्यादा लेबर किस सेक्टर में इन्वॉल्व है तो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को बैकबोन ऑफ इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी सेक्टर में जब हम बात करते हैं तो इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग, ये इसके अंतर्गत कैलकुलेट किए जाते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि, फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, और फिशिंग यानी मत्स्य, और माइनिंग यानी खनन। यहां सेकेंडरी सेक्टर में जब बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन, एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसके साथ साथ यहां पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। जबकि जब हम टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं, टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत बैंकिंग, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी सर्विसेज, and many other services. तो यहां पे आप स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे बात की जाती है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट की जब बात करें, फर्स्ट कौन सा आता है? फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड इज टर्सरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग ये शामिल किया जाता है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर में बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, इसको शामिल किया जाता है। जबकि टर्सरी सेक्टर की हम बात करते हैं तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी सर्विसेज और मेनी अदर टाइप्स ऑफ सर्विसेज, या यूं कहें ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर कंसीडर इन सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं और
इस तरीके से ये 3 इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं 3 इकोनॉमिक सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को वैल्यू को ध्यान में रखते हुए उसके टोटल के आधार पर जीडीपी और नेशनल इनकम निकाला जाता है। और जब यहाँ पर नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन करके डिवाइड किया जाता है तो पर कैपिटा इनकम निकल करके आती है, और किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस्ट इंडिकेटर होता है पर कैपिटा इनकम। ओके, तो ये चीज यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम यहां पे बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर की आखिर कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इसको लेकर के हम यहां पे ध्यान देते हैं। देखिए, जब हम कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता व्यवहार की बात करते हैं कि आखिर कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, तो आप जानते हैं कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन चूज, परचेज, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, आइडियाज एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। जब उपभोक्ता व्यवहार की बात आती है तो उपभोक्ता, बड़ी सिंपल वर्ड में समझिए, उपभोक्ता मतलब हम आप क्या हैं? उपभोक्ता हैं। अब हम आप व्यवहार को अपने किस तरीके से अप्लाई करेंगे? तो भाई जो हमारी जरूरत है, हमारी नीड जो है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए अपनी नीड को पूरा करने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? जिसमें हमारी आइडियोलॉजी आ जाएगी, हमारी थिंकिंग आ जाएगी, हमारी इनकम आ जाएगी, हमारी डिमांड आ जाएगी, ये सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी। उसी बात को यहां पर शो किया गया कि उपभोक्ता व्यवहार इस बात का अध्ययन है कि व्यक्ति और संगठन अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं, विचारों और सेवाओं का चयन, खरीद, उपयोग और निपटान कैसे करते हैं। हम मार्केट गए, अब मार्केट में कोई वस्तु हमें खरीदनी है, ऐसी सिचुएशन में हमने उसको किस तरीके से खरीदा? हमने ऑनलाइन पेमेंट किया या कैश पेमेंट किया या कार्ड पेमेंट किया? हमने किस तरीके से वहां पर पेमेंट करके उस वस्तु को खरीदा? ठीक है, ये हमारे बिहेवियर पर डिसाइड करेगा हमें किस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता है, राइट? तो लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी के द्वारा जिस प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं उस तरह की वस्तु का प्रोडक्शन मार्केट में ज्यादा किया जाएगा। क्लियर है? तो वहां पर कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर डिमांड पर ही पूरी तरीके से मार्केट क्या होती है? डिपेंडेंट होती है, जिसको यहां पर ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यहां पर इसमें कहा जाता है कि किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करने से, उपभोग करने से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं? उपयोगिता। अब आप देखिए, सपोज करिए कि ये गिलास है, इस ग्लास को क्यों बनाया गया? इस ग्लास को क्यों बनाया गया? जबकि पानी तो हम इस बोतल में भी रख सकते हैं, ठीक है, पानी हम इस बोतल में रख सकते हैं। फिर इस ग्लास को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? इस ग्लास को बनाने के पीछे यह उद्देश्य है क्योंकि इसमें पानी हम डाल करके और बड़े अच्छे तरीके से उस पानी को हम कंज्यूम कर सकते हैं, अर्थात उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज बॉटल से पानी पीने की हमारी हैबिट नहीं होगी, जिसके कारण हो सकता है पानी हमारे ऊपर आ जाए। तो उपयोगिता का मतलब यह होता है कि जब भी बात करते हैं उपयोगिता, तो उपयोगिता मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन लेवल, संतुष्टि का स्तर। किसी भी वस्तु का उपयोग करने पर हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है वही कहलाती है क्या? उपयोगिता। क्लियर है? यह चीज यहां आपको ध्यान में रखिएगा। अर्थात किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करने से हम कितना संतुष्ट होते हैं वो वहां पे कहलाता है क्या? उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। और ये इस बात पर निर्भर करती है कि वह वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है। जैसे अगर हमें प्यास लगी हो और उस टाइम पर हमें पानी मिल जाए, तो पानी की उपयोगिता हमारे लाइफ के लिए क्या होगी?
बहुत ज्यादा होगी और उससे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, बहुत हाई होगा, उससे हमारा संतुष्टि का स्तर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, उपयोगिता मीन्स यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है संतुष्टि का स्तर। किसी वस्तु का उपयोग करने से मनुष्य को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे कहा जाता है उपयोगिता। और उपयोगिता के आधार पर ही एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उपयोगिता यानी यूटिलिटी के बेस पर एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन के दौरान वो उसमें उस वस्तु में यूटिलिटी को क्रिएट करता है, वो उस वस्तु में यूटिलिटी को क्रिएट करता है। इसीलिए आप देखिए हमारे आपके यूज के लिए तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए गए, तमाम प्रकार की हमारी आपकी जरूरतों से संबंधित वस्तुओं का वहां पे निर्माण किया गया। तो उपयोगिता मीन्स सेटिस्फैक्शन लेवल। अगर हमें किसी वस्तु का उपयोग करने से अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात उस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा है। कम संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात उस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए क्या होगी, कम होगी। यहां पर एक होता है कॉर्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल। ठीक है, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल को लेकर के जब हम बात करते हैं तो यहां पे कॉर्डिनल और ऑर्डिनल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके की यहां पे डिफरेंस को लेकर के बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब भी यहां हम बात करें कॉर्डिनल और ऑर्डिनल की तो आप ध्यान रखिएगा बेसिक ऑफ डिफरेंसेस, यानी जो कॉर्डिनल है और जो ऑर्डिनल है इसका जब हम यहां पे डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमारे पास ऐसे होने चाहिए जिन पॉइंट्स के आधार पर हम वहां पे डिफरेंस को क्रिएट करेंगे और उसी आधार पर हम उस डिफरेंस को भी महत्व देंगे। तो यहां आपको यही सबसे ज्यादा जरूरी बात है ध्यान रखना कि कॉर्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो कॉर्डिनल अप्रोच होता है, ये अप्रोच क्या होता है, ये अप्रोच ऐसा होता है जिसके अंतर्गत यहां पे क्या किया जाता है, क्वांटिटेटिव अर्थात मात्रात्मक उपयोगिता का अनुमान लगाया जाता है जो कॉर्डिनल के अंतर्गत आता है, राइट। और जब हम बात करते हैं ऑर्डिनल की तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो यहां पे आप ये ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत क्वालिटेटिव अप्रोच की बात की जाती है। इसके अंतर्गत किसकी बात की जाती है, तो क्वालिटेटिव अप्रोच की इसके अंतर्गत बात की जाती है। ये चीज आपको यहां पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना। अब यहां पे आगे अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू कॉर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी इज एन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। कॉर्डिनल अप्रोच के अनुसार उपयोगिता क्या है, उपयोगिता एक ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है, जबकि अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट और यहां पे क्या, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। और सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो वहां पर यह देखा जाएगा कि किस वस्तु को उपयोग करने से हमें किस स्तर तक की संतुष्टि का अनुभव फील होता है, यह यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है और इसी को आपको यहां पे ध्यान में रखना भी है। तो यहां जब हम बात करते हैं तो अगला जो आता है वो कहता है मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट के आधार पर कैसे मेजर किया जाता है कि भाई इस वस्तु का उपयोग करने से हमें इतनी संतुष्टि प्राप्त हुई, इसको कैसे मेजर किया जाएगा, राइट। तो इसको जब मेजर करने की बात आती है तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कॉर्डिनल अप्रोच के अंतर्गत यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कॉर्डिनल नंबर सच एज 10, 15, 20। कहते नहीं, इस कार्य को करने में जो हमें संतुष्टि प्राप्त हुई 20% तक हम संतुष्ट हैं, 40% तक हम संतुष्ट नहीं हैं, 60% तक हम संतुष्ट नहीं, 80% तक हम संतुष्ट नहीं, ठीक है, या 80% तक हम संतुष्ट हैं, 20% तक हम संतुष्ट नहीं हैं। क्लियर। तो कॉर्डिनल के अंतर्गत यहां पे कॉर्डिनल के अंतर्गत जब बात करें
तो न्यूमेरिक डिजिट में संतुष्टि के स्तर को मापा जा सकता है, जबकि ऑर्डिनल यानी सामान्य अप्रोच के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो यहां आप ध्यान रखिएगा, यूटिलिटी इज साइकोलॉजी फीलिंग एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, इट कैन ओनली बी रैंक्ड और कंपेयर्ड। आप रास्ते पे जा रहे थे और उसी समय आप कहीं पर बैठ करके ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। एक रेस्टोरेंट पड़ता है छोटा सा, और उसमें आप ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकते हैं, और जिस समय आप ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर करते हैं उसी समय आपके पास एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति कहता है कि भैया हमने 4 दिन हो गए हैं, हम ठीक से खाना नहीं खा पाए हैं, हमारे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो अगर आपसे हो सके तो आप हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए जिससे हम अपनी भूख को यहाँ पे पूरा कर सकें। ओके, नतीजा आपने क्या किया, आपने उस व्यक्ति के लिए भी वहाँ पर ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया, तो उस समय जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो सेटिस्फैक्शन लेवल न्यूमेरिक डिजिट में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजिकल फीलिंग्स को शो करेगा, वो आपकी साइकोलॉजिकल फीलिंग्स को शो करेगा। वहां न्यूमेरिक डिजिट में आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सामान्य अप्रोच जो होता है ये साइकोलॉजिकल फीलिंग्स के आधार पर, सेटिस्फैक्शन के आधार पर ये शो होता है, इसको वहां पर किसी भी तरीके से न्यूमेरिक डिजिट के आधार पर कंपेयर नहीं किया जा सकता है, जबकि कॉर्डिनल में न्यूमेरिक डिजिट के आधार पर सेटिस्फैक्शन को हम यहां व्यक्त कर सकते हैं। अल्टरनेटिव नेम, अल्टरनेटिव नेम क्या है, यानी इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता के नाम से इसको जाना जाता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये उपयोगिता संभावना वक्र के नाम से जाना जाता है, यानी उदासीनता वक्र के नाम से ये जाना जाता है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो जब भी बात करेंगे हम सामान्य अप्रोच की तो इसे उदासीनता वक्र विश्लेषण के नाम से जाना जाता है, जबकि इसको सीमांत उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। यहां पे प्रेजेंटेशन की जब बात करें, इट इज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। किसने इस कॉन्सेप्ट को दिया? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया इस कॉन्सेप्ट को। और वहीं पर जब हम यहां बात करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने? इट इज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर J.R. हिक्स एंड R.J.D. एलन। तो ये जो है J.R. हिक्स और R.J.D. एलन के द्वारा दिया गया, जबकि ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। अप्रोच क्या है? इट इज क्लासिकल अप्रोच, इसका शास्त्रीय अप्रोच होता है, जबकि इसका क्या है? मॉडर्न अप्रोच। ये क्या करता है? मॉडर्न अप्रोच पर फोकस्ड होता है। और यहीं पे अगर हम बात करें वन गुड्स मॉडल, इसके अंतर्गत जब कंपेयर करते हैं तो इट इज वन कमोडिटी मॉडल। इन दिस अप्रोच कंज्यूमर्स यूजेस वन कमोडिटी एट वन टाइम, एक समय में उपभोक्ता के द्वारा एक वस्तु का उपयोग करने पर, एंड टेल्स हाउ मच ही गेट्स सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दिस कमोडिटी। जैसे एक समय में उपभोक्ता ने क्या किया? उपभोक्ता ने एक गिलास में इस तरीके से पानी ले लिया, और उस पानी को लेने के बाद उसने क्या किया? इस पानी को पिया। अब इस पानी को पीने से उसको उस समय क्या संतुष्टि मिली, कितने प्रतिशत तक संतुष्टि मिली, वो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत बात आती है। एक समय पर एक वस्तु का उपयोग करने से उपभोक्ता को जो संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है वो कॉर्डिनल में देखा जाता है। और यहां पे इन दिस अप्रोच अ कंज्यूमर यूजेस मोर देन वन कमोडिटी, एक से ज्यादा वस्तुओं एट अ टाइम, एंड टेल्स हाउ मच ही गेट्स सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दीज कमोडिटीज बाई कंपेयरिंग। यहां पर एक समय में कंज्यूमर क्या करता है? एक से अधिक कमोडिटीज का उपयोग करके, और फिर वो तुलना करके बताता है कि इस वस्तु की अपेक्षा इस वस्तु में हमें कितना ज्यादा संतुष्टि
प्राप्त हुई है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर होती है। तो सामान्य अप्रोच जो होता है ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को शो करता है, किसी वस्तु का हमारे आपके जीवन में मनोवैज्ञानिक आधार पर किस तरीके से संतुष्टि प्राप्त दिलाती है वो वस्तु, इस पर फोकस होता है। और ये संख्यात्मक आधार पर किस तरीके से वो वस्तु हमारे आपके लाइफ में उपयोगिता रखती है, ये इस बात पर फोकस करता है। और इसी अप्रोच को कहते हैं कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। यहां पे जब हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की जब हम बात करते हैं तो आखिर ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसको लेकर के बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व में इट इज अ ग्राफ शोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, combination of two goods that give the consumer the same level of satisfaction and utility, making him indifferent. Same level of it is graph showing the combination of two goods that give the consumer the same level of satisfaction and utility, making him indifferent. अर्थात यहां पर यह कहा गया कि दो व्यक्तियों के द्वारा, एक इधर राइस रखा है और एक इधर क्या है, व्हीट रखा है, यानी गेहूं, आटा। आटा और राइस, दो व्यक्तियों के द्वारा किसी एक वस्तु का अगर उत्पादन, किसी एक वस्तु की कंज्यूमिंग ज्यादा कर दी जाएगी तो दूसरी वस्तु पर उसका क्या प्रभाव आता है। ठीक है, इसको लेकर के यहां पर उत्पादन संभावना उदासीनता वक्र के अंतर्गत बात की जाती। जैसे आपने देखा ए नाम का व्यक्ति और उधर बी नाम का पर्सन है। ए नाम का पर्सन क्या कर रहा है, राइस को कम कंज्यूम कर रहा है और व्हीट को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है ना। तो जब व्हीट को वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो राइस को वो क्या करेगा, कम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो राइस के प्रति उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाएगा और व्हीट के प्रति उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम सिचुएशन में बी नाम का व्यक्ति, वो राइस ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो रोटी का कंजम्पशन उसका क्या हो जाएगा, कम। यानी राइस को यूज करने पर उसको संतुष्टि क्या होगी, ज्यादा होगी अपेक्षाकृत आटे का प्रयोग करने से। तो उदासीनता वक्र यह शो करता है कि एक व्यक्ति यहां पर क्या करे, जिस वस्तु का उपयोग करता है उस वस्तु के उपयोग करने से वहां पर उस वस्तु की मांग तो बढ़ती है और उस वस्तु के द्वारा उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है, लेकिन दूसरी वस्तु के प्रति उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ये यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है। और जिसको y और x, ये 0, यहां वेट लिखा हुआ है, 1 था। जब 1 अनुपात में वो आटे का प्रयोग करता था तो 3 अनुपात यहां पे राइस यूज करता था। ठीक है, अर्थात राइस का यूज करने से उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता था। जब 3 अनुपात में आटे का प्रयोग करने लगा तो 1 अनुपात में राइस का प्रयोग करने लगा, राइट। और इस तरीके से जब देखें कि जब कोई व्यक्ति किसी एक ऐसी वस्तु का प्रयोग कर रहा होता है जिसका वो बहुत उपयोग करता है और अचानक वो उस वस्तु का उपयोग करना कम कर देता है तो उदासीनता वक्र ढलान की ओर जाने लगता है, जो इस बात का सूचक होता है कि उस वस्तु के प्रति व्यक्ति की उदासीनता आ चुकी है। ठीक है, तो ये चीज यहां पे आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन, इसके अंतर्गत बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। देखिए, संतुलन की जब भी बात की जाए तो बैलेंस, संतुलन की बात की जाए तो बैलेंस मींस सेटिस्फैक्शन बैलेंस में होना चाहिए, डिमांड सप्लाई बैलेंस में होना चाहिए। यहां पे जब भी हम बात करते हैं कंज्यूमर उपभोक्ता संतुलन, तो इसके अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहां एक उपभोक्ता अपनी आय के स्तर और वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा कीमतों को देखते हुए संतुष्टि के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक निश्चित बजट है और आप अपने खर्च को एक किताब खरीदने और सिनेमा जाने के बीच आवंटित करने का निर्णय लेते हैं। और जब आप इसमें निर्णय लेते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि सिनेमा जाने और किताब खरीदने, इन दोनों में से किसमें हमें ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है,
जिसमें हमें ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी, उस क्षेत्र में हम वहां पर उस कार्य को करना पसंद करते हैं। जैसे हमें जो हमारे पास मौजूदा धनराशि है उससे हमने किताब खरीद ली। अब किताब खरीदने से हमें वहां पे क्या होगा, संतुष्टि का स्तर हमारा क्या हो जाएगा, वो संतुलन में आ जाएगा। और इसी को कहा जाता है क्या, उपभोक्ता संतुलन, यानी कंज्यूमर, यहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये उपभोक्ता संतुलन के नाम से जाना जाता है। मींस हमें उस किताब को खरीदने से अधिकतम संतुष्टि होगी। समराइज कर दूं अगर इसको, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर यूटिलिटी ये संतुष्टि के स्तर को शो करता है। फिर उसके बाद कॉर्डिनल और ऑर्डिनल। कॉर्डिनल अप्रोच जो होता है, यानी कॉर्डिनल दृष्टिकोण जो होता है, और सामान्य दृष्टिकोण जो होता है, तो कॉर्डिनल दृष्टिकोण यहां पर शो करता है हमारे क्वांटिटेटिव अप्रोच को, क्वांटिटेटिव यूं कहें सेटिस्फैक्शन को, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच जो होता है वो हमारे साइकोलॉजिकल अप्रोच को शो करता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को शो करता है। ये चीज़ यहाँ पे मायने रखती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंडिफरेंस कर्व ये कहता है कि एक व्यक्ति जिस वस्तु का प्रयोग कर रहा था, अगर वो उस वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करने लगता है तो वो पहली वस्तु के प्रति क्या होता है, उदासीन हो जाता है और वक्र ढलान की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। फिर यहाँ पे बात आती है उपभोक्ता संतुलन की, और उपभोक्ता संतुलन के अंतर्गत जब बात की जाए तो यहाँ पे संतुष्टि के अधिकतम स्तर को व्यक्त किया जाता है उपभोक्ता संतुलन के अंतर्गत। ये लाइन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, यहां पे नेक्स्ट जो बात आती है वो आ जाता है डिमांड। डिमांड, तो डिमांड की जब हम बात करें, मांग आखिर क्या होती है, मांग किसे कहते हैं, तो वैसी सिचुएशन में आप ये जान लीजिए, डिमांड इज अ डोमिनेंट डिजायर विच बेस्ड ऑन कंज्यूमर डिजायर, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड टाइम। तीन चीजों पर आपकी इच्छा वो प्रभावपूर्ण इच्छा में कन्वर्ट होती है। जब तीन बातें वहां पे अप्लाई होती हैं तो उनके आधार पर आपकी इच्छा जो होती है वो प्रभावपूर्ण इच्छा में कन्वर्ट होती है। और वो तीन बातों की जब हम बात करते हैं तो वो कौन सी है, नंबर एक समय, नंबर दो वस्तु की कीमत, और नंबर तीन वहां पे जब हम बात करते हैं तो उस वस्तु को खरीदने के प्रति आपकी इच्छा। ये तीन कंपोनेंट्स जब ऐड होते हैं तब आपके द्वारा कोई भी इच्छा वो प्रभावपूर्ण इच्छा में कन्वर्ट होती है, और उसी प्रभावपूर्ण इच्छा को कहते हैं डिमांड। ठीक है, तो जब भी आपसे बात की जाए व्हाट इज डिमांड, तो आप वहां पे बताएंगे कि डिमांड क्या होती है। डिमांड इज अ डोमिनेंट डिजायर विच बेस्ड ऑन टाइम, प्राइस ऑफ गुड्स एंड यहां पे कंज्यूमर डिजायर, इन तीन चीजों पर आधारित होती है। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, इसको लेकर के जब बात करते हैं तो मांग का नियम ये किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने मांग का नियम दिया है। और मांग के नियम में अल्फ्रेड मार्शल ने इस बात को रखा, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि यहां पर ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, डॉक्टर मार्शल ने इस कॉन्सेप्ट को दिया। और इसमें इन्होंने कहा इफ अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, इफ अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, यदि अन्य बातें स्थिर रहती हैं, यदि अन्य बातें स्थिर रहती हैं तो उस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड यह कहता है
प्राइस ऑफ commodity and demand of commodity price of commodity and demand of commodity price of commodity अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो डिमांड उस कमोडिटी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज होता है तो डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज इंक्रीज। क्लियर? यहां पे ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, जब बात की जाती है लॉ ऑफ डिमांड की, तो आपसे अगर पूछा जाए लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आप बताएंगे लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट जो दिया वो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया। और लॉ ऑफ डिमांड में किस बात पर जोर दिया गया, इसमें साफ तौर पर वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच संबंध को दर्शाया गया। और इसमें यह कहा गया कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच जो संबंध होता है वो विपरीत संबंध होता है, लेकिन कब, जब अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, यानी मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक यदि कांस्टेंट हैं तो लॉ ऑफ डिमांड वहां पर पूरी तरीके से क्या कह रहा है, वो साफ तौर पे इस बात पे जोर दे रहा है कि यहां पे क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी इफ इंक्रीज देन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज डिक्रीज। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटेगी, और अगर कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ेगी। ये चीज यहां पर लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत बताई गई। अब जब इसके बाद हम बात करते हैं तो यहां पे आप ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन उठता है अदर फैक्टर्स कौन से हैं। आखिर जो अदर फैक्टर्स की यहां पे बात की गई तो वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो भविष्य में संबंधित वस्तुओं की कीमत बढ़ने की संभावना। क्लियर? यानी मान लेते हैं ये पेन जिस रॉ मटेरियल से बनाई जाती है उस रॉ मटेरियल की फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाए तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड फेल होता हुआ नजर आएगा। राइट? दूसरा, कंज्यूमर इनकम में ग्रोथ हो जाए। अब अगर कंज्यूमर इनकम में ग्रोथ आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छे तरीके से जान लीजिए, इफ कंज्यूमर इनकम इंक्रीज देन कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑल्सो चेंज। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो कंज्यूमर का व्यवहार जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। राइट? तो यहां पर उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तुओं के परचेज करने के नजरिए में परिवर्तन आ जाएगा, है ना। वैसी सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड प्रभावित होगा। फिर अगर हम बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत जब बात करेंगे तो यहां पे आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वस्तु की कीमत में अगर वहां परिवर्तन किया जाए तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड प्रभावित हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इन्फ्लेशन, ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी, या मार्केट में किसी वस्तु के प्रति लोगों का इंटरेस्ट, ठीक है, किसी वस्तु के प्रति इंटरेस्ट, मार्केट में उस वस्तु का फैशन चल रहा हो तो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, प्रभावित होगा। यानी अगर ये फैक्टर्स जो अभी मैंने बताए कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना अगर होगी तो लॉ ऑफ डिमांड प्रभावित होगा। संबंधित वस्तुओं की कीमत में यानी रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ने की संभावना होगी तो लॉ ऑफ डिमांड प्रभावित हो सकता है। यहां पे उपभोक्ता की आय यदि बढ़ जाती है तो लॉ ऑफ डिमांड प्रभावित हो सकता है। यदि कंज्यूमर का इंटरेस्ट, फैशन एंड चॉइस ये किसी प्रोडक्ट को लेकर के है तो वैसी सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें, अगर संसाधनों की कमी है और पॉपुलेशन अत्यधिक है तो वैसी सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड फेल होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, सिर्फ कीमत को छोड़कर, प्राइस को छोड़ करके रेस्ट ऑफ ऑल फैक्टर आर कांस्टेंट, देन
Dr. Marshall said, price of commodity increase, then demand of commodity decrease, and price of commodity decrease, then demand of commodity increase. ये चीज यहां पर शो की जाती है. अब इसके बाद जब हम बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहां पर मांग तीन प्रकार की मुख्य रूप से होती है. मांग की जब हम बात करते हैं तो वो तीन प्रकार की यहां पर होती है. पहला इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है? प्राइस डिमांड. प्राइस डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड आर इक्वल. यानी प्राइस डिमांड जो होती है और लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो दोनों एक ही हैं. कीमत मांग और मांग का नियम बोथ आर इक्वल. ठीक है, क्योंकि कीमत मांग भी कहती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में परिवर्तन आएगा, राइट. और वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. कीमत अगर कम होती है तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ये चीज ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि कीमत अगर बढ़ेगी, ठीक है, अगर कीमत बढ़ती है तो वैसी सिचुएशन में वहां पे डिमांड क्या हो जाएगी? वस्तु की कम हो जाएगी. और अगर कीमत कम होती है तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. क्लियर है? इस पॉइंट को आपको यहां पे बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है. और जो अदर फैक्टर्स की हमने बात की कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो उन फैक्टर्स को लेकर के जब बात करते हैं तो हमने आपको बताया, अगर संबंधित वस्तुओं की भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो लॉ ऑफ डिमांड प्रभावित होगा. साथ ही साथ हमने बताया प्राइस लाइकली टू हाइक इन फ्यूचर, भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो लॉ ऑफ डिमांड वहां पे क्या होगा? प्रभावित होगा. और इसके साथ साथ कंज्यूमर इंटरेस्ट, फैशन एंड चॉइस. कंज्यूमर इंटरेस्ट, फैशन एंड चॉइस, अगर ये चीज वहां पे आ जाएगी तो वैसी सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड प्रभावित होगा. और इन्हीं फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दें तो मांग का नियम, कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी, कीमत कम होने पर मांग बढ़ेगी. अब बात आती है कि मांग कितने प्रकार की होती है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड. तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिमांड. कौन कौन सा? टाइप्स ऑफ डिमांड. क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ डिमांड को जानेंगे तभी हम यहां पे गुड्स को जानेंगे और उसके साथ साथ हम यहां पे डिमांड कर्व के शिफ्ट होने के प्रोसेस को जानेंगे. ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आता है? 3 प्रकार की मांग होती है. नंबर 1, प्राइस डिमांड. प्राइस डिमांड. नंबर 2 यहां पे जब बात करें तो दूसरा यहां पे आ जाता है इनकम डिमांड. और नंबर 3 यहां पे जब बात की जाती है तो नंबर 3 यहां पे आ जाता है क्रॉस डिमांड. प्राइस डिमांड, इसको कीमत मांग के नाम से जाना जाता है. इनकम डिमांड, इसको आय मांग के नाम से जाना जाता है. और क्रॉस डिमांड, इसको आड़ी या तिरछी मांग के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आड़ी या तिरछी मांग के नाम से जाना जाता है यहां पर किसको? क्रॉस डिमांड को. प्राइस डिमांड, इसकी जब बात करें तो प्राइस डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड आर इक्वल. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड एंड प्राइस डिमांड आर इक्वल. ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. यहां पे जब इनकम डिमांड की हम बात करते हैं तो इनकम डिमांड के अंतर्गत कंज्यूमर की इनकम और वस्तु की मांग के बीच संबंध को देखा जाता है. और इसके अंतर्गत 2 प्रकार की वस्तुएं शामिल की जाती हैं. इसमें एक आता है इंफीरियर गुड्स. इसके अंतर्गत
एक कौन सी वस्तु आएगी, तो इसके अंतर्गत एक जो वस्तु आएगी वो होगी इंफीरियर गुड्स। और जब यहां पे इंफीरियर गुड्स और दूसरा होगा नॉर्मल गुड्स। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, कंज्यूमर इनकम अगर बढ़ेगी, तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा, इंफीरियर गुड्स के प्रति कंज्यूमर का जो डिमांड है वो डिमांड क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे डिमांड कर्व किस तरीके का होगा, ये y ये x, हमेशा ध्यान रखना ये y होता है, ये x होता है, ये पॉइंट आपका 0 हो गया। क्लियर है। अब यहां पे जब हम बात करते हैं तो इंफीरियर गुड्स, राइट, गुड्स हो गए। कौन से गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स। यहां पे अगर बात करते हैं तो कंज्यूमर इनकम, ठीक है, कंज्यूमर इनकम। और यहां पे डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स, डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स, और यहां पे कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले कोई व्यक्ति था, वो खरीद रहा, उसकी इनकम थी 20,000 रुपए। जब 20,000 रुपए थी तो वैसी सिचुएशन में वो इंफीरियर गुड्स क्या करता था, थोड़े ज्यादा खरीदता था। सपोज करिए जब 20,000 रुपए इनकम थी तो 20 यूनिट वो खरीदता था इंफीरियर गुड्स। ठीक है, यानी लो क्वालिटी घटिया वस्तुओं को कहा जाता है इंफीरियर गुड्स। जो घटिया वस्तुएं होती हैं उनको इंफीरियर गुड्स के नाम से जाना जाता है। तो जब यहां पर 20,000 रुपए अर्निंग थी कैंडिडेट की, यानी उपभोक्ता की इनकम 20,000 थी, तो वैसी सिचुएशन में वो 20 यूनिट खरीदता था। अब उसकी इनकम कितनी हो गई, अब उसकी इनकम हो गई सपोज करिए 40K, 40,000 रुपए। तो अब वो क्या करेगा, 10 यूनिट्स खरीदेगा, 10 यूनिट्स खरीदेगा, और इनकम बढ़ करके उसकी हो गई 60K। तो अब वो क्या करेगा, 5 यूनिट्स खरीदेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, 5 यूनिट्स खरीदेगा। अब आप यहां पे ध्यान रखिएगा 20K की जब हम बात करते हैं तो वैसी सिचुएशन में वो कितना, जब 20,000 रुपए इनकम थी तो 20 यूनिट खरीदता था। 40,000 रुपए इनकम हुई तो कितने यूनिट, 10 यूनिट। और जब इनकम बढ़ करके 60,000 हुई तो वो कितना खरीद रहा है, 5 यूनिट। और इस प्रकार से जब हम बात करेंगे तो इंफीरियर गुड्स के मामले में डिमांड वक्र क्या होगा, डिमांड वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ ढलान की ओर वो शो होगा। क्लियर है, नीचे की ओर गिरता हुआ ढलान की ओर या ऋणात्मक शो होता है। ये चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, ए और बी। और ये हो गया डिमांड कर्व। तो इंफीरियर गुड्स में डिमांड कर्व कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, गिरता हुआ होगा, ढलान की ओर होगा। क्यों, कंज्यूमर इनकम बढ़ने पर यहां पर क्या हो गया, इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। वहीं पे जब हम नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा नॉर्मल गुड्स पे किस तरीके से आएगा। ये y और ये x और ये 0। नॉर्मल गुड्स यानी डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स, और यहां पे कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर इनकम, अब आप ध्यान रखिएगा कंज्यूमर इनकम यहां पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है,
पहले 20 के कंज्यूमर इनकम थी, तो कंज्यूमर क्या करता था, 5 यूनिट खरीदता था। कंज्यूमर क्या करता था, 5 यूनिट खरीदता था। अब इनकम बढ़ करके उसकी हो गई 40 के, तो कंज्यूमर क्या करेगा, 10 यूनिट खरीद रहा है। ठीक है, इनकम बढ़ करके हो गई 60 के, अब वो खरीद रहा है कितना, 20 यूनिट, राइट। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो आपने देखा नॉर्मल गुड्स के प्रति उसका नजरिया क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहां पर 20, फिर ये कौन सा, फिर और ये डिमांड कर्व जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके का। ठीक है, ऊपर की ओर जब भी इस तरीके से हो तो इसको कहते हैं क्या, ये जो डिमांड कर्व होगा ये होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी नॉर्मल गुड्स के प्रति डिमांड कर्व जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इंफीरियर गुड्स के प्रति डिमांड कर्व क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि ये निगेटिव को शो कर रहा है। डिमांड कर्व नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट्स इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी डिमांड कर्व की हम बात करते हैं तो वैसी सिचुएशन में यहां पे क्या होता है, इनकम जब कंज्यूमर की बढ़ेगी तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर का 2 प्रकार की वस्तुओं के प्रति नजरिया बदल जाएगा, जिसमें से एक वस्तु आती है नॉर्मल और दूसरी आती है इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स वे गुड्स होते हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उन गुड्स को नॉर्मल गुड्स के नाम से जाना जाता है। इंफीरियर गुड्स वे गुड्स होते हैं जो लो क्वालिटी के गुड्स के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती चली जाती है उस लेवल पर वहां पे नॉर्मल गुड्स के प्रति नजरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता जाता है, जिसको यहां पॉजिटिव डिमांड कर्व के रूप में शो किया गया है। और यहां पे इंफीरियर गुड्स के प्रति नजरिया क्या होता है, निगेटिव होता चला जाता है। भाई आप ही हैं, अब आप बताइए, आप वहां पे यूपीएससी के अंतर्गत सिलेक्ट हो गए। अब पहले जब आप स्टूडेंट थे तो उस सिचुएशन में आप क्या करते थे, आप जाते थे और जो चीज सस्ती मिलती थी आप उसको लेकर के चले आते थे। लेकिन अब आप यूपीएससी के अंतर्गत ऑफिसर बन गए। ऐसी सिचुएशन में आप बताइए कि आप वहां पर क्या उस वस्तु को अब भी खरीदने जाएंगे। अब आपकी नजर में वो वस्तु घटिया वस्तु हो गई और फाइनली अब आप क्या करेंगे, उस वस्तु के प्रति आपका बिहेवियर, आपकी सोच, आपका अप्रोच निगेटिव हो जाएगा। और नॉर्मल गुड्स जो स्टूडेंट टाइम में आप कम खरीदते थे, अब आप उन वस्तुओं को क्या करना शुरू करेंगे, ज्यादा खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट बात आती है क्रॉस डिमांड। जब हम क्रॉस डिमांड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, क्रॉस डिमांड इसके अंतर्गत किसी एक वस्तु की मांग में, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से उसकी मांग पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, उसकी मांग पर क्या असर पड़ता है, इसका स्टडी की जाती है किसमें, इसी चीज का अध्ययन किया जाता है क्रॉस डिमांड में। आड़ी या तिरछी मांग, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दूसरी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जो कि यहां आपको ध्यान में रख करके चलना है। और इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 2 तरीके की वस्तुएं आती हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो एक यहां पे आ जाएगा यहां पे जब हम बात करते हैं तो एक आ जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स।
सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा ठीक है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के रूप में बात की जाएगी, और जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के रूप में बात की जाएगी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होता है, इसको लेकर के जब भी बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आखिर होते क्या हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हिंदी में कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कहते हैं पूरक वस्तुएं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, पूरक वस्तु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो एक हो गया यहां पे क्या, स्थानापन्न वस्तु, दूसरा क्या हो गया, पूरक वस्तु। अब स्थानापन्न वस्तुएं क्या है, देखिए ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका नेचर समान होता है। वे वस्तुएं जिनका नेचर एक समान होता है, अर्थात एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सके, जैसे चाय और कॉफी। ठीक है, तो टी एंड कॉफी इज ऑल्सो नोन एज द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। टी एंड कॉफी ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, दोनों का नेचर गर्म है, दोनों का नेचर मीठा है, क्लियर है, और दोनों लिक्विड फॉर्म में है। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी व्यक्ति को चाय पीना है और चाय की कीमत में परिवर्तन आ जाता है, चाय की कीमत बढ़ जाती है, तो मांग शिफ्ट हो जाएगी किस ओर, कॉफी की ओर। ठीक है, इसी को डिमांड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो वैसी सिचुएशन में डिमांड शिफ्ट हो जाएगी किस ओर, कॉफी की ओर। आप मार्केट में गए और मार्केट में जा करके आप कोई भी प्रोडक्ट लेने गए हैं और उस प्रोडक्ट की कीमत आपको ज्यादा दिख रही है, उसी तरह का प्रोडक्ट एक नया लॉन्च हुआ है जिसमें कम रेट में वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो जनरली आप अगर बहुत ज्यादा चॉइस को लेके, इंटरेस्ट को लेकर के आप हैबिचुअल नहीं होंगे, तो वैसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप उस नई वस्तु को लेकर के आ जाएंगे और उसके आधार पर आप वहां पर प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि दो समान नेचर वाली वस्तुएं सब्स्टिट्यूट गुड्स के रूप में जानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। ओके, और जब भी यहां पर क्रॉस डिमांड की बात की जाएगी तो हमेशा याद रखिएगा, एक वस्तु की कीमत में, सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दूसरी वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कि यहां पर क्या होता है भाई, पहले चाय लोग ज्यादा पी रहे होते हैं, है ना, अचानक चाय की रेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो चाय का रेट जब बढ़ गया तो उस सिचुएशन में कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है उसमें हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने पर दूसरी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूट गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग किया जा सके। ठीक है, उदाहरण के तौर पे चाय, कॉफी। यहां पे अगर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आखिर क्या होते हैं, ये पूरक वस्तुएं होती हैं, यानी ऐसी वस्तु जिसके बिना दूसरी वस्तु का कार्य संभव नहीं है। जैसे मोबाइल बहुत अच्छा है लेकिन मोबाइल में बैटरी ना हो। ठीक है, मोबाइल बहुत अच्छा है लेकिन मोबाइल बिना बैटरी के हो, तो आप बताइए बैटरी मोबाइल का क्या है, पूरक है कि नहीं। ठीक है, मोबाइल सेल फोन का पूरक क्या, बैटरी। पेट्रोल और पेट्रोल कार, पेट्रोल कार और पेट्रोल, पता चला पेट्रोल कार तो है लेकिन पेट्रोल नहीं है, नतीजा वहां पर पेट्रोल क्या है, पेट्रोल कार का पूरक है। ठीक है,
तो जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वहां पे आप ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वे गुड्स होते हैं जो एक गुड्स के बिना दूसरे गुड्स का अस्तित्व ही अधूरा रह जाए, ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है? और जब इस तरह की वस्तुओं की बात आती है तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल होगा पेट्रोल और पेट्रोल कार। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अगर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन किया जाएगा, एक वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन कर दिया जाएगा तो दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है? एक वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन किया जाएगा तो दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन यहां पर होगा, लेकिन किस आधार पर होगा? प्राइस के आधार पर। ठीक है? प्राइस के आधार पर होगा, अर्थात एक वस्तु की कीमत क्या हो गई? ज्यादा हो गई। सपोज करो पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल कार सस्ती हो जाएगी, है ना? यहां पेट्रोल सस्ता हो गया तो पेट्रोल कार क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं ये क्या हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ्यूल ऑप्शन बहुत सस्ता, ठीक है, नतीजा व्हीकल कॉस्ट क्या हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। तो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की पूरक के रूप में होती हैं, उन वस्तुओं में एक वस्तु का मूल्य बढ़ने पर दूसरे के मूल्य में कमी कर दी जाती है, इसलिए इनको कहा जाता है क्या? पूरक वस्तुएं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, तो जब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की बात करते हैं, जैसे आप कोई एसी खरीद करके लाए और उस एसी में नंबर ऑफ स्टार्स जितने होंगे, नंबर ऑफ स्टार्स जितने ज्यादा होंगे, उसी के आधार पर उस एसी का वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। आपने 1 स्टार एसी खरीदा, रेट कम होगा, 2 स्टार रेट उससे ज्यादा, 3 स्टार उससे ज्यादा, 4 स्टार उससे ज्यादा, 5 स्टार और ज्यादा। ठीक है? सेम वही फीचर्स, वही सारी चीजें, लेकिन वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक कंजम्पशन लेवल को ध्यान में रखते हुए उसका प्राइस क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। राइट? क्यों बढ़ा दिया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों क्या हैं? पूरक हैं एक दूसरे के। भाई अगर मान लीजिए बिजली नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का क्या मतलब है? कोई अर्थ रह जाएगा? तो बिजली और बिजली से संबंधित उपकरण दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक के रूप में जाने जाते हैं। ओके? ये चीज यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां जो एग्जाम्पल आएगा वो क्या आएगा? टी एंड कॉफी। और यहां पे जब हम बात करेंगे तो पेट्रोल एंड पेट्रोल कार। ठीक है? तो यहां चाय और कॉफी, जिसमें कीमत बढ़ने पर कॉफी की तरफ डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, है ना? यहां पेट्रोल की कीमत ज्यादा होने पर पेट्रोल कार की कीमत कम कर दी जाएगी, और अगर पेट्रोल की कीमत कम होगी तो पेट्रोल कार की कीमत क्या कर दी जाएगी? बढ़ा दी जाएगी। क्लियर है? तो ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो क्रॉस डिमांड के अंतर्गत आती हैं, और क्रॉस डिमांड के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दूसरी वस्तु पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमांड कैटेगराइज इन 3 पार्ट। फर्स्ट, प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड आर इक्वल। सेकंड, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड ये शो करती है क्या? कंज्यूमर इनकम एंड यहां पर कंज्यूमर इनकम एंड कंज्यूमर डिमांड। ठीक है? कंज्यूमर इनकम और वस्तु की मांग। तो कंज्यूमर इनकम और वस्तु की मांग के बीच में संबंध को दर्शाती है, जिसमें 2 प्रकार की वस्तुएं हमने आपको बताई, एक लो क्वालिटी गुड्स अर्थात इंफीरियर गुड्स, और एक जो हम आप डेली लाइफ में यूज करते हैं उनको कहते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के प्रति वहां कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इंफीरियर गुड्स के प्रति कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा? निगेटिव होगा। उसके बाद क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड के अंतर्गत एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दूसरी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। और इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यहां पर यह ध्यान रखा जाता है कि इसमें 2 तरीके की वस्तुएं आती हैं। एक आ जाता है यहां पे
सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स की जब हम बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंतर्गत चाय और कॉफ़ी इसका एग्जाम्पल है। बहुत से लोग चाय पीते थे, अचानक चाय का रेट बढ़ गया जिसके कारण वो डिमांड शिफ्ट हो गई किस ओर, कॉफ़ी की ओर। क्लियर है? तो यहां पर कॉफ़ी की डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी चीज यहां पे बात आती पेट्रोल और पेट्रोल कार यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वे गुड्स होते हैं जो एक वस्तु के बिना दूसरे वस्तु का उपयोग अधूरा होगा, वे वस्तुएं कहलाती हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इसका एग्जाम्पल होगा पेट्रोल और पेट्रोल कार। यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती तो पेट्रोल कार की कीमत कम हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत कम होती तो पेट्रोल कार की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है, यह शो करता है परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड और परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस के बीच किस तरीके से यहां पर कीमत में प्रतिशत बदलाव से मांग में होने वाले प्रतिशत बदलाव का अध्ययन किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत। यानी मांग की लोच के अंतर्गत किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने, कीमत में प्रतिशत बदलाव होने से उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत बदलाव का अध्ययन किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत। यहां पे आगे जब हम बात करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहां पे बात आ जाती लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद, एक्सेप्शन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। अब जब एक्सेप्शन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स आर कंसीडर फॉर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो वो 3 प्रकार के गुड्स कौन से हैं, इनको लेकर के अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा। पहला इसेंशियल गुड्स मींस अनिवार्य वस्तुएं, ठीक है। दूसरा लग्जरी गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, है ना। और तीसरा आ जाता है यहां पे गिफिन गुड्स। क्लियर? लग्जरी गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स और गिफिन गुड्स, ठीक है। एंड यहां पे इसेंशियल गुड्स, ये हैं लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद। तो इनकी जब हम बात करते हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद के रूप में देखे जाते हैं, देखिए लॉ ऑफ डिमांड का अपवाद मींस एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसी भी चीज का कब होगा, जब वो एक पर्टिकुलर रूल जो वहां पे लागू हो रहा है उस रूल को फॉलो न करता हो या उस रूल के वो विपरीत हो, तो उसको कहा जाता है अपवाद। उसको क्या कहते हैं? अपवाद। मांग का नियम कह रहा है कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी और कीमत कम होने पर मांग ज्यादा होगी इफ अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। देन यहां पर इसेंशियल कमोडिटीज जो होती हैं या इसेंशियल गुड्स जो होते हैं वो स्पष्ट तौर पे ये कहते हैं कि कीमत चाहे घटे और चाहे बढ़े, ठीक है। कीमत चाहे घटे और चाहे बढ़े, हम वहां पर क्या है, मांग का नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर हमारे भोजन में नमक की आवश्यकता जितनी है हम उतना ही उसका उपयोग करेंगे, भले ही उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो या फिर उसकी कीमत क्या हो, बहुत ही कम हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि इस तरीके से यहाँ पे बात आती है ना। और ये जो चीज़ होती है ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में निकल करके आती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इसेंशियल कमोडिटी की बात करेंगे तो इसेंशियल कमोडिटी का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में लॉ ऑफ डिमांड जिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है उन वस्तुओं को अनिवार्य वस्तु के नाम से जाना जाता है। उन्हीं वस्तुओं को अनिवार्य वस्तु के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, सेकंड आ जाता है यहां पे प्रेस्टिजियस गुड्स। देखिए प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होती हैं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं, है ना। लग्जरी गुड्स होती हैं जो आपके हाथ में अगर है तो सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन, सोसाइटी में आपकी इमेज वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ेगी, है ना।
सोसाइटी में आपकी इमेज जो होगी वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये चीज कहीं ना कहीं यहां पे आ जाती है, जो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे यहां पे अगर हम बात करें, सपोज करिए कि एक सोसाइटी है जिस सोसाइटी में सभी लोग नॉर्मल फोन लेकर के चल रहे हैं, उसी सोसाइटी में अगर कोई आईफोन लेके जा रहा है, ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में आईफोन रखने वाला बंदा सोसाइटी में एक अलग रेपुटेशन अपनी क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो आईफोन बनाने वाली कंपनी उस प्रोडक्ट के प्राइस में कमी नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस में कमी कर देगी तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। राइट? क्यों? क्योंकि कंपनी को अपने कस्टमर के बारे में पता है। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, आईफोन, इस तरह की जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, वो कंपनियां पूरी तरीके से किस में आती हैं? वो लग्जरी प्रोडक्ट के रूप में आती हैं, वो यहाँ पे प्रेस्टिजियस गुड्स के रूप में जानी जाती हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और सोसाइटी में वो सामने वाले कैंडिडेट की रेपुटेशन को निर्धारित करने में मदद करती हैं, उनको कहा जाता है प्रेस्टिजियस गुड्स। और हमने आपसे बताया था, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ती है। लेकिन प्रेस्टिजियस गुड्स के सेंस में ये लाइन वहां पर नहीं ऐड होती है, क्योंकि प्रेस्टिजियस गुड्स क्या कहता है? वो साफ तौर पे इस बात पे जोर देता है कि वो साफ तौर पे कहता है कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ेगी। अभी आईफोन कंपनी अगर 3 लाख रुपए का कोई फोन निकाल दे, 4 लाख रुपए का कोई फोन निकाल दे, तो उस सिचुएशन में उस फोन की इतनी ज्यादा डिमांड आ जाएगी कि उसको इजीली तरीके से कंपनी उसकी डिमांड को पूरा करने में ही कहो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाए, इतनी ज्यादा डिमांड आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो वस्तुएं होती हैं ये प्रेस्टिजियस गुड्स के नाम से जानी जाती। वहीं पे जब हम बात करते हैं गिफिन गुड्स, देखिए गिफिन एक अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है, और उन्होंने अपने नाम पर ही गिफिन गुड्स के कॉन्सेप्ट को दिया। बहुत से लोग कह देते हैं गिफिन गुड्स इज ऑल्सो नोन एज इंफीरियर गुड्स, बट इट इज नॉट ट्रू। इंफीरियर गुड्स एंड गिफिन गुड्स बोथ आर वेरी, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। गिफिन गुड्स की जब हम बात करते हैं तो गिफिन गुड्स क्या होते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग क्या होने लगे? बढ़ने लगे। ऐसी वस्तुएं जो थोड़ा सा क्वालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं थी शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ने लगी उसकी डिमांड क्या होने लगी? बढ़ने लगी। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि जब आप मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, तो वहां आलू के बेचने वाला, पोटैटो बेचने वाला 3-4 तरीके के पोटैटो मान लो रखे हुए हैं, और कुछ पोटैटो को वो क्या कर दिया? उसने अलग रख दिया। अब अगर आपकी इनकम बढ़ी है, अगर आपकी इनकम बढ़ी हुई है, तो वैसी सिचुएशन में आप पूछोगे भाई इस आलू में क्या खास बात है, ये क्यों आखिर आप रखे हुए हो, इससे क्या आखिर है इसके अंतर्गत? तो बताएगा कि साहब ये आलू अगर आप यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको अगर डायबिटीज या इस तरह की समस्या है तो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। मतलब वहां पर आपको ये आलू किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। आपने बताया, भाई पूछा क्या रेट है, उसने बताया कि सर ये आलू इतने रुपए का है और ये इतने का है। ठीक, आलू वही है, लेकिन उसने क्या किया? उसने उसमें से उस आलू को निकाल के अलग कर दिया जिसमें स्टार्च की मात्रा कम है। ठीक है, और उस आधार पर उसको अलग रखा और उसका रेट क्या कर दिया? बढ़ा दिया। नतीजा वो आलू क्या हो गया? गिफिन गुड्स हो गया। पहले आटे पे आ जाते हैं। आटा आप जानते हैं, खुला आटा बहुत पहले यूज होता था, लेकिन बीच में एक ऐसा ट्रेंड आया जिस ट्रेंड में पूरी तरीके से पैक्ड आटे पर लोग डिपेंडेंट हो गए। अब क्या हुआ? उसके बाद यहां पर पैक्ड आटे पे जब लोग डिपेंडेंट हो गए तो एक माइंडसेट लोगों का हो गया कि खुला आटा मतलब लो क्वालिटी का गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है ना, आई कैन नॉट यूज। बट
जैसे ही कोविड 19 आया और कोविड 19 में इम्यूनिटी जैसा शब्द उभर करके आया, लोग क्या होने लगे, लोग फिर से उसी की डिमांड पे आ गए, उसी आटे को ज्यादा हाईलाइट करने लगे, उसको ज्यादा यूज करना पसंद करने लगे। क्यों? क्योंकि अब उसको लगने लगा कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो शुद्ध है और ये हमारी इम्यूनिटी के लिए क्या है, फायदेमंद है। नतीजा, उस आटे की डिमांड बढ़ने लगी और उसका प्राइस भी खटाक से क्या हो गया, बढ़ गया, उसकी कीमत भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो वही खुला आटा आज के टाइम में क्या हो गया, गिफिन गुड्स के नाम से जाना गया, जबकि वो लो क्वालिटी का आटा नहीं था। तो गिफिन गुड्स वे निम्न कोट की वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत बढ़ने पर मांग क्या होती है, बढ़ती है। ऐसी निम्न कोट की वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, उन वस्तुओं को गिफिन गुड्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात गिफिन गुड्स पर कीमत प्रभाव जो होता है पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। राइट? कीमत प्रभाव पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो गिफिन गुड्स पर क्या होता है, निगेटिव होता है। राइट? कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ गई है तो वैसी सिचुएशन में वो क्या करेगा, उन वस्तुओं को ज्यादा प्रेफर करेगा जिन वस्तुओं की कीमत अच्छी है और पूरी तरीके से वो मानता है कि ये वस्तु जो है ये अच्छी क्वालिटी की वस्तु है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स में क्या डिफरेंस है, तो इंफीरियर गुड्स इज नोन एज लो क्वालिटी गुड्स। एक्चुअल बेस्ड में वो लो क्वालिटी की ही होती हैं, लेकिन गिफिन गुड्स इज नॉट अ लो क्वालिटी गुड्स। ठीक है? गिफिन गुड्स साइकोलॉजिकल तौर पे ये एक्सेप्ट किया जाता है कि ये लो क्वालिटी की वस्तु थी, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ने लगी तो ये लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी की वस्तु में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है ऐसी निम्न कोट की वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर उनकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उन्हें गिफिन गुड्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें कीमत प्रभाव पॉजिटिव होता है और आय प्रभाव जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 1 था जो एनसीईआरटी पर फोकस था और यहीं पर इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।